हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के इस बूस्टर सीरीज़ में। साथियों, आज का लेक्चर नंबर 10 है और थोड़ा सा डिले हुआ, उसके लिए खेद है कि आप देखेंगे काम करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है इसको निकालने में। टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू कंप्लीट निचोड़, और मैं आपको कहता हूँ कि शॉर्ट नोट्स है, यहाँ से 15 से 20 प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे। तो साथियों, आई होप सो कि आपका पढ़ाई अच्छी चल रहा होगा, आप लोग रिविजन अच्छे से कर रहे हैं। और ये आपकी बूस्टर सीरीज, आज भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग कवर अप करेंगे। उससे पहले एक चीज़ बता दें कि देखिए, ये करंट अफेयर का अलग एक नया सेशन है। इसमें टेस्ट सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करंट अफेयर को कवर करेंगे हम लोग जनवरी से लेके सितंबर तक। ठीक है, तो इसमें की वीडियो आ रही है, आप फटाफट से इसको मिस मत कीजिए, देख लीजिए और उसके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। साथ ही साथ सीसेट की वीडियोज़ आ गई है, जिन लोगों ने नहीं देख रखा है जाइए सीसेट देखिए और सीसेट का अप्रोच को सही कीजिए और अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए, इसी के साथ स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन और देखेंगे क्या चीज़ें आज के इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे प्रमुख प्रजाति के प्रकार हैं। ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी की कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये जो थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स है, वर्ड्स है, के लिए इसको आप समझे रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होती है। तो प्रमुख प्रजातियों के प्रकार में आप देखेंगे की स्टोन प्रजाति। ठीक है, ये किसे कहते हैं की स्टोन प्रजाति? तो ऐसी प्रजाति जो संख्या में कम होती है लेकिन उनका महत्व अधिक होता है। ठीक है, तो इस तरह की प्रजाति को क्या कहते हैं? की स्टोन प्रजाति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो बाघ, ठीक है बहुत कम संख्या में, लेकिन ये पर्यावरण के लिए, बाकी अदर चीज़ों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो की स्टोन प्रजाति। अगला पॉइंट देखेंगे संकेतक प्रजाति। कुछ तरह के जो इंपॉर्टेंट ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं उसको देख लेते हैं। संकेतक प्रजाति क्या होती हैं? तो वे जो परिवर्तन के बारे में सूचना देती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें लाइकेन। लाइकेन क्या करता है? जब SO2 का प्रदूषण बढ़ जाता है तो ये खत्म होने लगता है। ये साइंस का एक प्रश्न भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि पर्यावरण प्रदूषक का सूचक क्या है? तो लाइकेन है। तो ये यहाँ से भी आप याद रखेंगे लाइकेन को। ठीक है, लाइकेन जो पर्यावरण प्रदूषक का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है, तो याद रखिएगा। और ये एक संकेतक प्रजाति है। ठीक है, तो परिवर्तन के बारे में बताता है। अगला पॉइंट है हमारे पास, आती हूँ स्थानीय प्रजाति। ये लोकल प्रजाति हैं जहाँ की निवासी होती हैं। ठीक है, तो उस लोकल जगह पे होती है। जैसे पश्चिमी घाट में अगर हम बात करें, पूंछ वाला जो बंदर पाया जाता है तो वो स्थानीय प्रजाति या लोकल लेवल पे फेमस होते हैं, जो अपने पर्टिकुलर एक रीजन में ही पाए जाते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? स्थानीय प्रजाति या लोकल प्रजाति के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है कि एलियन प्रजाति। अब एलियन प्रजाति क्या है? इसको अगर हम देखेंगे तो एलियन प्रजाति ये बाहर से लाई जाती है। कहाँ से? बाहर से लाई गई प्रजाति है। जैसे देखेंगे कि अपने वहाँ चाय नहीं था, चाय को चीन से लाया गया, आलू को पुर्तगाल से लाया गया। तो इस तरीके से चीज़ें जो बाहर से आती हैं उसको कहते हैं एलियन प्रजाति, जो बाहर से ला के अपने वहाँ फिर रखी गई। अगला देखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण देखिएगा, अम्ब्रेला प्रजाति। ये क्या है? अम्ब्रेला प्रजाति जो पूरे परितंत्र के संरक्षण के लिए जानी जाती है। ठीक है, जो एक ऐसी प्रजाति है जो पूरे परितंत्र के संरक्षण के लिए जानी जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे एक सिंग वाला गैंडा, ठीक है, पांडा, टाइगर, ये सब क्या है? अम्ब्रेला प्रजाति। इसमें क्या होता है कि ये जो है पूरे परितंत्र के रक्षा के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अगला पॉइंट है कि फ्लैगशिप प्रजाति। क्या फ्लैगशिप प्रजाति? ये क्या है? जो किसी परितंत्र में की पहचान बन जाए। ठीक है, जहाँ पे कोई इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है और उसी की जगह से जाना जाए, तो वो पे वहाँ पे क्या होता है? परितंत्र की वो फ्लैगशिप क्या हो जाता है? फ्लैगशिप प्रजाति बन जाती है। जैसे कि मणिपुर में केबुल लामजाओ। ठीक है, केबुल लामजाओ जो फ्लोटिंग ये है, ठीक है, केबुल लामजाओ, तो ये वहाँ पर क्या है? स्पेसिफिक है मणिपुर के लिए, तो इसे ध्यान देंगे। ठीक है, लोकटक झील पे है केबुल लामजाओ। ठीक है, नेशनल पार्क लोकटक झील पे क्या है? वहाँ के स्पेशल फीचर बताता है, तो फ्लैगशिप के अंतर्गत आ जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा साथियों। भारत के 4 प्रमुख हॉटस्पॉट। ठीक है, हॉटस्पॉट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के दृष्टि से देखें तो 4 हैं यहाँ पर। पहला अगर हम बात करेंगे तो हिमालय, ठीक है, या पूर्वी हिमालय पूरा रीजन, इंडो वर्मा रीजन, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट। ठीक है, तो ये छोटा सा एक पॉइंट है कि भारत के 4 प्रमुख हॉटस्पॉट के बारे में देखेंगे, पूर्वी हिमालय, इंडो वर्मा, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको मिस नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अधिनियम जो है, इसके पहले हमने आप करा चुका है, जिसमें आप देखेंगे पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर, हाथी, है ना, गैंडा, ये सब करा चुके हैं। इसमें दो पॉइंट और ऐड कर लीजिए। जैविक विविधता अधिनियम 2002। ठीक है, ओजोन परत जो क्षयकारी पदार्थ हैं वो सन 2000 में अधिनियम, और वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। तो ये 3 यहाँ पर हमने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो बता रखा है पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम, ठीक है, इसमें जल का, ठीक है, वहाँ पे और बाकी वन का, वन्य जीव अभ्यारण्य, इन सबका जो अधिनियम था एक जगह बता दिया था। 2 और यहाँ पर है। ठीक है, एक जैव विविधता से 2002। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम 2002,
और ओजोन परत क्षयकारी अधिनियम, ठीक है, 2000। वायु प्रदूषण 1981 वाला, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आप प्रदूषक के बारे में। हालांकि शायद इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिटेल में देखिए। विकास के आधार पर कौन कौन से प्रदूषक हैं, तो एक प्राथमिक प्रदूषक है, एक द्वितीयक प्रदूषक है। तो इसको समझ लीजिए। प्राथमिक क्या है कि वे पदार्थ जो सीधे स्रोत से निर्मित होते हैं, इनका विकास रासायनिक प्रक्रिया से नहीं होता है, ठीक है, अपना डायरेक्ट बनते हैं, तो क्या है, प्राथमिक प्रदूषक है। और इसके एग्जाम्पल हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, NO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और NO, ठीक है, ये सब क्या है, ये डायरेक्ट प्राथमिक प्रदूषक हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे साथ ही द्वितीयक प्रदूषक की। तो द्वितीयक प्रदूषक क्या है कि ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषक से कोई अभिक्रिया के बाद निर्मित होते हैं। तो इनमें देखेंगे क्या है, इनमें अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल इसका भी इंपॉर्टेंट है, पैन। पैन में क्या है, पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा हुआ है। उसके साथ साथ SO3, ओजोन, ठीक है, HNO3, H2, SO4, ये सब क्या है, द्वितीयक प्रदूषक में आते हैं। क्लियर है? तो आई होप तो कितनी सारी चीज़ें थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। सेशन है, अच्छे खासे पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक। तो देखते हैं। उसके बाद से हमारे पास कि उत्तर प्रदेश में कला और शिल्प संस्थान, ठीक है, ये यूपी स्पेशल के कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। इस बार यूपी स्पेशल का वेटेज बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि पिछली बार सबसे पेपर 5 और 6 आया है। और जिस तरीके से उत्तराखंड पीसेस ने अपने स्टेट स्पेशल के क्वेश्चंस को बढ़ाया है, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश स्पेशल की तैयारी को मिस नहीं करना है, और बाकी अच्छे तरीके से इसको तैयार करते चलना है, क्योंकि क्वेश्चन इसकी संख्या बढ़ने वाली है। देखिएगा, कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है, कहाँ पे, 1911 में लखनऊ में, ठीक है। तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 लखनऊ। भारतीय ललित कला परिषद 1920, ठीक है, वाराणसी में, इंपॉर्टेंट लगाइएगा ये, बनारस का जो भी इस तरीके का टर्म है। भारतीय ललित कला परिषद 1920 कहाँ पे, वाराणसी में, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखेंगे कि लखनऊ नगर निगम, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ का एक क्या है, आर्ट गैलरी है, ठीक है, आर्ट गैलरी, ठीक है, 1949, ठीक है, आर्ट गैलरी 1949, ठीक। भारत कला भवन जो है 1920 वाराणसी, भारतीय कला भवन 1920 वाराणसी। इसके पहले क्या था, ललित कला परिषद था, ठीक है, उसके साथ ये भी है। और एक ये है ललित कला राज्य ललित कला अकादमी 1962 लखनऊ, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ललित कला वाला, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, कई बार कन्फ्यूजिंग हो जाता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में देखेंगे क्या क्या है। तो यहाँ पर देख लिए राज्य प्रतीक में गंगा यमुना का संगम है, ठीक है, गंगा यमुना का संगम, इस तरीके से 2 नदियाँ हैं, मछली की एक जोड़ी है, ठीक है, उसके साथ साथ धनुष और तीर है, क्या है, धनुष और तीर है। और राज्य वृक्ष की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। राज्य पशु बारहसिंगा, ठीक है, राज्य पक्षी सारस थोड़ा इम्प्रेसाइज कीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सारस को लेकर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। राज्य खेल में हॉकी है, और पुष्पों में पलाश या टेसू। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी उत्तर प्रदेश से स्पेशल, कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं स्टेटमेंट करके, तो उचित ध्यान रखना है। अब आते हैं कुछ उत्तर प्रदेश से अलग महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बने हैं और बनने वाले हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण तथ्य ललितपुर के बारे में देखेंगे। ललितपुर के बारे में अगर बताया जाए तो 3 ओर से सिर्फ मध्य प्रदेश से घिरा हुआ क्या है, जिला है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का मैप बनाते थे, जो इस तरीके से आता है, यहाँ पे देखेंगे ये ललितपुर वाला पोर्शन, तो 3 तरीके से कि 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अगला पॉइंट में देखेंगे कि सोनभद्र में क्या साथियों, इसमें देखेंगे कि 4 राज्यों से घिरा हुआ एकमात्र जिला है। उत्तर प्रदेश का कितनी बार प्रश्न पूछा हुआ है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है, उसमें देखेंगे कौन कौन सा राज्य, बिहार है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये 4 तरीके से घिरा हुआ जिला कौन सा है, सोनभद्र। अगला इंपॉर्टेंट जिला है सहारनपुर, 3 राज्यों से घिरा हुआ, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सहारनपुर को याद रखिएगा, कई बार इसकी बाउंड्री अगर पूछ लेगा तो कंफ्यूजन हो सकता है। इसके साथ साथ बाकी यूपी स्पेशल के सेशन के लिए बता दें, यूपी स्पेशल के लिए एक अलग सेशन, अलग क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है, हर एक चैप्टर वाइज, सेगमेंट वाइज है, और मैराथन क्लासेस भी हैं, तो वहाँ से कर लीजिए। वहाँ से करने के बाद से आपका यूपी स्पेशल का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और इस बार करके जाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। पिछली बार 5 और 6 पेपर बढ़ा है, तो इस बार अगर यूपी स्पेशल का क्वेश्चन बढ़ता है तो इसलिए आप आश्चर्य में मत पड़िएगा, क्वेश्चन बढ़ गया। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के हिसाब से, वो सबसे छोटा बात करेंगे तो हापुड़, ठीक है, ये दोनों सबसे बड़ा और सबसे छोटा याद रखिएगा। फिर कुछ छोटे पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखिएगा, की पॉइंट्स कह लीजिए इनको। ये क्या है कि सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का
तो बलिया, पश्चिमी जिला की बात करेंगे तो शामली, और उत्तरी जिला सहारनपुर, और दक्षिणी जिला सोनभद्र। ठीक है, तो ये 4 ज़िले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कीवर्ड्स में यूज होंगे ये। ठीक, बलिया, शामली, सहारनपुर और सोनभद्र, ये सब उत्तर पूर्व दक्षिण सारे क्या क्या है, टॉप पॉइंट के ज़िले हैं। अगला पॉइंट पॉलिटी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान सभा की समितियाँ और अध्यक्ष। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिल जाता है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। पहला है कि संघ व राज्यों के लिए समिति, उसके अध्यक्ष कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति की अगर हम बात करेंगे तो सरदार पटेल, वरना सरदार पटेल इसके अध्यक्ष रहें। ठीक है, और अगली एक समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट से बताएं कि इसमें 7 मेंबर थे, 7 मेंबर का नाम पूछा जाता है, अभी आगे आएगा, वो चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको प्रारूप समिति के बारे में। अगला पॉइंट है कि मौलिक अधिकार समिति। ठीक है, सरदार पटेल और मौलिक अधिकार की उप समिति, ये ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार की उप समिति के कौन अध्यक्ष थे, तो JV कृपलानी। ठीक है, JV कृपलानी, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो मौलिक अधिकार की अगर समिति की बात करें तो सरदार पटेल, और मौलिक अधिकार की उप समिति कोई JV कृपलानी है, ये ध्यान रखना है हमें। अगला पॉइंट अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी। HC मुखर्जी का नाम आता है यहाँ पे। और संचालन समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो आई होप सो इतने सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आ गया प्रारूप समिति आपका। ठीक है, जो हम कहते हैं इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखिए। प्रारूप समिति, इसके सदस्य, तो इसका गठन वाला डेट याद रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है कि 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का जो गठन है वो कब हुआ था, तो देखेंगे 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसके सदस्य मेंबर कितने थे, 7 सदस्य मेंबर है इसमें। कितने, 7 मेंबर हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इसके अध्यक्ष रहे हैं, क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद से अगर हम देखें तो बाकी का अन्य मेंबर में गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, है ना, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N माधव राव और TT कृष्णामाचारी, ये लोग इसके मेंबर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये लोग इसके मेंबर रहे हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें 2 नाम ऐसे हैं जो रिप्लेस होकर आए थे, जैसे आप देखेंगे कि माधव राव। ठीक है, ये N माधव राव है, ये रिप्लेस किए थे किनको, इनकी जगह पे थे पहले BL मित्र। कौन थे, BL मित्र का नाम आता है, उनको याद रखिएगा। उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, तो उनकी जगह पर आए थे ये। और T कृष्णामाचारी जो है, ये इनके पहले जो थे यहाँ पे DP खेतान करके थे, नाम तो उनका DP खेतान, उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद से इनको लिया गया। तो ये 2 नाम इंपॉर्टेंट है, BL मित्रा, ठीक है, और DP खेतान। जब ये कमेटी बनी थी तो उसमें ये 2 लोग थे पहले, और उसके बाद से एक लोग रिजाइन दे दिया, एक लोग की डेथ हो गई, तब जाके ये 2 नाम लास्ट में ऐड हुए। ठीक है, तो बाकी का ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, एकदम स्टैटिक पोर्शन है, ध्यान दीजिएगा। भारत के संविधान के संघीय लक्षण। ठीक है, संघीय लक्षण क्या है, और एक एकात्मक लक्षण। ठीक, तो फेडरल और यूनिटरी के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट इसमें है शक्तियों का विभाजन। ये कुछ लक्षण हैं जो बताता है कि भारतीय संविधान क्या है, संघीय लक्षण। लिखित संविधान, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता और कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्था। तो इतनी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर किसके लक्षण है, संविधान के अपने संघीय लक्षण के बारे में ये बात करते हैं। तो फिर से देखिएगा, शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, इसको एज इट नोट करके याद कर लीजिएगा। संविधान की सर्वोच्चता देता क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे 4 ऑप्शन बनाएगा आपके पास। ठीक है, 3 दे देगा, उसमें कोई कहे कौन से इसमें से नहीं है, या फिर कोई एक दे के पूछ लेता है यहाँ पे कौन सा लक्षण है कौन सा नहीं है। तो हमें सारा यहाँ पे पॉइंट जो है याद होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रहना चाहिए। उसके साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये साधनात्मक होगा। संविधान के एकात्मक लक्षण देखेंगे। ठीक है, एकात्मक लक्षण में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उसको देखिएगा। एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन जो है वो उसके में आता है। एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन प्रावधान। तो इतनी सारी चीज़ें किस में आती हैं, संविधान के एकात्मक लक्षण में आती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार ध्यान से इसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, संविधान के एकात्मक लक्षण में चीज़ें आएंगी। एकल नागरिकता है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और अखिल भारतीय सेवाएं। ये ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन प्रबंध, ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सिंगल सिटीजनशिप, ये आपको कई जगह ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। उसके बाद से अगला पॉइंट है हमारे पास, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी पॉइंट है। इस पॉइंट को देखिएगा कि प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है
उसमें जो शब्द हैं वो किस तरीके से आए हैं, उनका क्रम देखिएगा। संप्रभुता पहले है, फिर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, उसके बाद से गणराज्य। इतने सारे वर्ड्स हैं, इसको क्या कहता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कई बार दिया हुआ है और इसको एज इट इज अक्षरशः आपको रटे होने चाहिए पर प्रस्तावना के शब्द सारे। उसके बाद से है प्रस्तावना में जो है आप देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ शब्द जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा तो कौन कौन से शब्द हैं, तो पहला शब्द उसमें है समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द हैं जो 42वां संविधान संशोधन में आपको ये चीज़ क्या हुआ है यहाँ पे जोड़ा गया है। एक चीज़ और बता दें साथियों कि संविधान संशोधन, अभी आप देख रहे होंगे संविधान संशोधन से संबंधित एक कंप्लीट वीडियो हमने बना रखा है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट पहला संविधान संशोधन से लेके 106 तक जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो सारे के सारे आपको उसमें मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए उस वीडियो को कंप्लीट देख डालिए, ठीक है। वहाँ से आपको प्रश्न एकदम श्योर है कि आपको वहाँ से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो संविधान संशोधन वाली वीडियो ज़रूर देखिए और उसके बाद से उसको कंप्लीट कर लीजिए। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है कि जैसे कुछ पॉइंट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 प्रमुख प्रकार की, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसका क्या प्रकार हो सकता है, तो उसमें देखेंगे पहला है परिप्रेक्षा, ठीक है, परिप्रेक्षा रेफरेंडम, ठीक। दूसरा है पहल इनिशिएटिव होना, तीसरा है प्रत्यावर्तन रिकॉल, और चौथा क्या है जनमत संग्रह, ठीक है, प्लेबिसाइट, ठीक है, जनमत संग्रह। ये 4 पॉइंट हमें किस में ध्यान रखने हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये 4 प्रमुख प्रकार में, ठीक है, परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन और जनमत संग्रह। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों कि भारत की कुछ प्रमुख झीलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है आपको पहले बता दें कि क्वेश्चन जब बनेगा तो यहाँ देगा मैच करने के लिए, ठीक है, क्या देगा, मैच द फॉलोइंग करके, या फिर देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। 4 ऑप्शन देता है, उसके साथ दे दिया रहता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहली झील जो है देखेंगे उलर झील, ठीक है। उलर झील ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है और इसका एक अलग फीचर है कि ये गोखुर झील का उदाहरण है। क्या है, गोखुर झील का उदाहरण, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये, ध्यान दीजिएगा। उलर झील जम्मू एंड कश्मीर और ये गोखुर झील, ठीक। उसके बाद से अगला है लोकटक झील मणिपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। किवुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है उस पर जो तैरता है एकमात्र नेशनल पार्क, तो उसकी वजह से भी फेमस है। तो लोकटक झील आप याद रखेंगे, लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में, ठीक है साथियों, मणिपुर में ये हो जाता है। उसके बाद से ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इस पर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, किवुल लामजाओ राष्ट्रीय नेशनल, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट जब हम देखेंगे तो इसमें है कि चिल्का लेक, ठीक है, चिल्का झील ये है उड़ीसा में, ठीक, खारे पानी की सबसे बड़ी लगून झील है ये, और ये हाल फिलहाल में चर्चा में भी रहा कि यहाँ पे चिल्का जो चौथा चिल्का पक्षी सम्मेलन हुआ है यहीं पर हुआ है उड़ीसा में ही, तो उस वजह से इंपॉर्टेंट था। करंट अफेयर क्वेश्चन हमने आपको कराया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है चिल्का झील उड़ीसा वाला, ठीक है। चीज़ें वही इंपॉर्टेंट हैं जैसे स्टैटिक का जो पोर्शन जो आप देखेंगे कि प्रेजेंट में करंट अफेयर में रहें, ठीक है, तो वो चीज़ें भी अगर आपसे स्टैटिक में पूछ ली जाती हैं तो नो डाउट वहाँ से क्वेश्चन बनते इसी तरीके से, चीज़ें करंट अफेयर में रहती है फिर उसका स्टैटिक पार्ट पूछ लिया जाता है। हाल फिलहाल में उड़ीसा में ये चिल्का पक्षी का वो सम्मेलन हुआ है, तो वो चीज़ से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है देखेंगे कि कुल्लेरू झील, ठीक है, कुल्लेरू झील इंपॉर्टेंट क्यों है, आंध्र प्रदेश में है ये कुल्लेरू झील, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसको देखेंगे कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के मध्य में ये स्थित है, ठीक है। कुल्लेरू झील जो है कहाँ पर है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य में है, आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे कुल्लेरू झील। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट कहेंगे इसको, पुलिकिट झील, कितनी बार ये पूछा हुआ है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अब बॉर्डर पर है, सीमा पर है। जैसे अगर आप भारत के बात करेंगे तो यहाँ पर जब इस झील को देखेंगे तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे बना हुआ ये झील है, और ये दोनों के बॉर्डर पे आप देखेंगे इसको है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, ठीक है, पुलिकिट झील, ठीक है, जिसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है बेम्बानड झील, ये क्या है, केरल में स्थित है, और लोनार झील याद रखिएगा महाराष्ट्र, और लोनार झील जो है ये इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है ये, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है लोनार झील महाराष्ट्र का। अगला पॉइंट है देखेंगे कि रेणुका झील, रेणुका झील की अगर हम बात करेंगे साथियों तो कहाँ पर ये, हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है रेणुका झील। और उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट देखेंगे रूपकुंड झील, उत्तराखंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रूपकुंड झील, इसका क्या है, ताज़े पानी की प्राकृतिक झील है ये, ताज़े पानी की एक प्राकृतिक झील के तौर पर ये फेमस है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे,
तो फटाफट से इतने सारे जो झील हमने आपको यहाँ पे बताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे झील के बार फिर से देखिए, उलर झील, लोकटक, चिल्का, कोलेरू, ठीक है, आंध्रा वाला, उसके बाद से पुलिकिट, ठीक है, वेम्बनाड, लोनार और रेणुका और रूपकुंड, ठीक है, ये सारे आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद से जो अगला पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन इतना ही में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, मैं श्योर हूँ इस बात से। देखिएगा, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ, हर बार एक बार पर्वत श्रृंखला से क्वेश्चन रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विश्व लेवल पर फेमस है पर्वत श्रृंखलाएँ, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न देखने पर आपको मिल जाएगा। तो देखिएगा इसमें कौन कौन सी हैं। पहला पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करेंगे तो रॉकी पर्वत श्रृंखला, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है रॉकी पर्वत। उसके बाद से अपलेशियन पर्वत, इसका भी अगर हम बात करें तो ये भी उत्तरी अमेरिका, अपलेशियन कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद से अगला है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत कहाँ पर है, यूरोप में, ठीक है, यूरोप में है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से इसमें भी जो प्रश्न पूछा जाता है साथियों, अगर हम देखें यूपीपीसीएस और आरआरओ के पैटर्न को अगर हम देखें तो जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो जनरली मैच करने के लिए आती हैं, 4 इधर और उसके जगह से उसको आप मैच कीजिए, या तो फिर पर्वत श्रृंखला की जो सर्वोच्च चोटी है, कई बार उन चोटियों को मिलान करने का दे देता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है कि आल्प्स पर्वत यूरोप में। उसके बाद से अल्ताई पर्वत मध्य एशिया में है, कहाँ पर, मध्य एशिया में है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला जो पर्वत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एटलस पर्वत, ठीक है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका। एक कोशिश ये कीजिएगा आप लोग कि जब इस तरह के मैपिंग के कोई सवाल आए, ये जो मैपिंग का है, तो इसको कोशिश कीजिएगा एटलस से आप ओपन करके ज़रूर देखें। जैसे कि ये अफ्रीका है, तो इस वाले रीजन में अगर अफ्रीका की हम बात करें, ठीक है, तो ये मेडिटेरेनियन सी, तो पश्चिमी वाले भाग में यहाँ पे आपको मिलेगा एटलस पर्वत, ठीक है, जहाँ सहारा डिजर्ट के ऊपर वाले रीजन में। तो कोशिश कीजिएगा इस तरह के जो पॉइंट्स हैं उनको आप क्या करें, मैप के माध्यम से अगर करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। वहाँ से अगर लोकेट करके देखते हैं तो रिवीजन करने में और याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। यहाँ पर हम आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स करा रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर उस चीज़ को ऐड नहीं कर रहे हैं। बाकी जब डिटेल लेक्चर होगा तो वहाँ पर उसको आपको करा दिया जाएगा। तो हम बता रहे थे एटलस पर्वत के बारे में, उत्तर पश्चिम अफ्रीका। अगला पॉइंट है काकेशस पर्वत, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये भी यूरोप में आपका है, कहाँ पर है, यूरोप में है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत है। अगला एक कितनी बार पूछा हुआ, ये भी पीसेस का फेवरेट आप एक तरीके से कहिए, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का ड्रैकन्सबर्ग जो पर्वत है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आयोग का फेवरेट रहा है, कितनी बार ये पूछा हुआ है। तो दक्षिण अफ्रीका का याद रखेंगे क्या, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जब हम आएंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, वायुमंडल की परतें और उनकी विशेषताएं। जो वायुमंडल की कुछ परतें हैं, हर एक परत की अपनी कुछ कोई विशेषताएं हैं, उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर है, वही फीचर आपसे पूछ लिया जाता है कि इस किस परत की ये विशेषता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे। पहला पॉइंट है इसमें क्षोभ मंडल परत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पड़ता है, देखेंगे नीचे से, ठीक है, कुछ किलोमीटर क्या है क्षोभ मंडल, उसके बाद से आपको पड़ेगा सप्ताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद से क्या आपका आता है आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो 5 मंडल है, इन 5 मंडल की जो स्पेसिफिक बातें हैं जो टू द पॉइंट आपको पता होनी चाहिए वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तो क्षोभ मंडल में देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, जलवायु एवं मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि जलवायु और मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती हैं। क्लियर है इतना। उसके बाद से अगला हमारे पास है साथियों कि समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है, तो यहाँ पे ओजोन लेयर पाया जाता है, ओजोन की परत पाई जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट यही। और उसके साथ साथ यहाँ पे वायुयान उड़ाया जाता है, उसके लिए बहुत ही सूटेबल कंडीशन होती है। तो वायुयान उड़ाने के लिए, हवाई जहाज़ वगैरह उड़ाने के लिए सबसे सूटेबल कंडीशन किस परत में मिलती है, तो समताप मंडल में आपको मिलेगी। तो ओजोन परत और वायुयान का उड़ना समताप मंडल। और उसका अगला पॉइंट क्या रहेगा, इस क्षोभ मंडल वाला जलवायु और मौसम संबंधी घटनाएं। अगला मंडल की अगर हम बात करेंगे साथियों तो ये है मध्य मंडल। इसमें ग्रीन हाउस गैसों की अनुपस्थिति होती है, यहाँ एब्सेंट है ग्रीन हाउस गैस। उल्का पिंड, टूटते हुए तारे इत्यादि यहाँ पे आपको देखते हुए मिल जाएंगे, कहाँ पे, मध्य मंडल में, ठीक है। मेसोमंडल क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसों का यहाँ पे अब्सेंस है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो उल्का पिंड, टूटते हुए तारे इत्यादि यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। अगला पॉइंट है कि आयन मंडल। आयन मंडल क्या होता है, आयन मंडल की हम बात करें तो ये देखेंगे पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग परावर्तित होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आयन मंडल में जो अपनी पृथ्वी है वहाँ से जो प्रसारित रेडियो तरंग हैं यहाँ से आके क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। तो ये आयन मंडल के बारे में स्पेसिफिक पॉइंट याद रखेंगे। और जो बता दें कि पीडीएफ के लिए अगर आप पहली बात तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत बेहतर है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका खुद का नोट्स रहेगा, अंत से आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो बेहतर होगा कि आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो इसका पीडीएफ हम आपको
टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके डायरेक्ट रीड कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़, सिर्फ इसको क्लास करना और उतना नहीं, बस इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाए। यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन जो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। क्लास कर रहे हैं, फिर से नोट्स है, सारी चीज़ें आपके पास है। अगला पॉइंट है वायुमंडल। वायुमंडल की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, और यहाँ पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स है वो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी गैसों का उपलब्धता कम होती है। यानी गैसों की उपलब्धता कम है। गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, जब गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा तो एटमॉस्फेयर को बांध के नहीं रख पाएगा, तो यहीं पे गुरुत्वाकर्षण कम है, और उसके साथ साथ क्या है, कम गैसें यहाँ पर पाई जाती है। तो ये हो गया बहिर्मंडल। तो आई होप सो कि पाँचों जो मंडल हैं आपके वायुमंडल के क्लियर हो गया होगा। क्षोभ मंडल फिर से देखेंगे, मौसमी घटना, जलवायु घटना, समताप मंडल, ओजोन परत, और वायुयान की स्थिति। मध्य मंडल में ग्रीन हाउस गैसें नहीं है, उल्का पिंड आदि चीज़ें पाई जाती हैं। अयन मंडल की बात करेंगे, पृथ्वी से प्रसारित होकर रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। बहिर्मंडल सबसे बाहरी मंडल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे देखेंगे भारत की शीर्ष 5 ऊंची चोटियाँ, शीर्ष 5 जो टॉप 5 चोटियाँ हैं भारत की, उसको देखेंगे। सबसे पहली चोटी जो है K2 गार्डविन ऑस्टिन जो है 8,811 मीटर, और ये जो है POK में है। कहाँ पे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। अगर आपसे बात करें भारत के जो टेरिटरी में है, वो सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कंचनजंगा हो जाएगा। कौन सी, कंचनजंगा हो जाएगा आप 8586 मीटर, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। दूसरे तीसरे नंबर पर नंदा देवी, ठीक है, 7816 मीटर। कामेट पर्वत 7756 मीटर। उसके बाद से है सालतारो कांगड़ी। सालतारो कांगड़ी कितना है, 7742 मीटर। तो ऊपर का अगर आपका टॉप 3 भी याद रहता है तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको पाँचों याद है तो ऑर्डर सेट करने के लिए, है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर दे प्रश्न तो वहाँ से आपका गलत नहीं होगा। शीर्ष 5 की बात करें, K2 गार्डविन ऑस्टिन, ये आपके भारत की टेरिटरी में नहीं है, विवादित क्षेत्र में, फिर भी इसी को माना जाता है। लेकिन अगर पूछ दे भारत की टेरिटरी में तो कंचनजंगा वहाँ पर होगा। दूसरे नंबर पर कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट पर्वत और सालतारो कांगड़ी, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट ध्यान रखेंगे। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, और ये नदियाँ दो तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे, एक तो दाहिनी तट और एक बाई तट। जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी राइट ट्रिब्यूटरी इसका कंसेप्ट है, वो यहाँ पर ध्यान रखना है। कई बार ये चीज़ पूछा हुआ है, कौन लेफ्ट है कौन राइट है। और सिंधु नदी के बारे में एक बात बताएं, जो पंचनद बनता है, ठीक है, पंचनद, उसमें सिंधु नदी आपकी नहीं होती है। कौन सी सिंधु नदी नहीं होती है, उसमें जो आपकी नदियाँ हैं, पंचनद की जो नदियाँ ध्यान देंगे, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज, ये 5 नदियाँ जो है मिलकर पंचनद बनाती है। क्या बनाती है, पंचनद बनाती हैं। और ध्यान देंगे उसमें ये आपकी सिंधु नदी नहीं है। भारत की अगर मैप की बात करें तो ये देखेंगे, जो ऊपर वाला रीजन है यहाँ से, तो हिमाचल, यहाँ से जब ये लद्दाख और काराकोरम वाले रीजन से निकलेगी, ठीक है, सिंधु की रह से होते हुए जैसे निकलती है, तो यहाँ पे एक तरफ से कुछ नदियाँ आके इधर से मिलेंगी, ठीक है, और कुछ नदियाँ आके इसके आप देखेंगे इधर राइट साइड से आके, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आती है वो नदियाँ आके मिलेंगी, फिर अंततः जाके बंगाल खाड़ी में आपका डिपॉजिट हो जाता है। तो किसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं वो हमें ध्यान रखना है। बाई तट की अगर नदियाँ की बात करें तो बाई तट की नदियों में हम देखेंगे साथियों, जो भारत से जा रही हैं, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज और जास्कर, ठीक है, ये सब चीज़ें इधर से। उसके बाद से दाहिनी तट पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, अशोक, गिलगित, गोमुल और काबुल, ये सारी नदियाँ हैं। तो कुछ ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसके इर्द गिर्द मैपिंग के भी प्रश्न बनते हैं, तो इसे आप देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स अगर जो चीज़ यहाँ पर हो तो। अगला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा इस टॉपिक को, DPSP, ठीक है। DPSP यहाँ पर क्या है, नीति निर्देशक तत्व जो है DPSP, यहाँ से इसके जो प्रमुख आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन अनुच्छेदों को कई बार देता है मैच करने के लिए, कुछ जो बाद में ऐड ऑन हुए संविधान संशोधन के द्वारा, और कुछ जो पहले से हैं, तो सबका आपस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सबको देखते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। सबसे पहला इसमें अनुच्छेद क्या है, 39 से, इसके पहले हम कर चुके हैं, लेकिन फिर यहाँ पर आपके बार देख लीजिएगा। न्याय में समानता और गरीबों की निःशुल्क कानूनी सहायता के तौर पे जाना जाता है। अनुच्छेद 41 कार्य एवं शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 41। उसके बाद से साथियों अनुच्छेद 42 न्यायपूर्ण और मानवीय कार्य के लिए जाना जाता है। अनुच्छेद 43 सभी श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह के लिए वेतन, ठीक। उसके बाद से 43A, ठीक है, अनुच्छेद 43A, 43 से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ठीक है। जितने ये वाले हैं सब बाद में डाउन हुए हैं, इन सबको ध्यान रखना है। 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद से है अनुच्छेद 43 का B, सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन और प्रबंधन को बढ़ावा देना, 43 का B है।
ये महत्वपूर्ण सहकारी समितियों से संबंधित है 43B, और ये जो है आपका 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन के द्वारा इसमें एड ऑन हुआ है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। अगला देखेंगे 43 के बाद यहाँ पर 48 है, लेकिन एक और है आर्टिकल आपका यहाँ पे 44 नंबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान संहिता वाला जो नागरिक संहिता बिल है, ठीक है, तो उसके बारे में है 44 आर्टिकल, उसको भी ध्यान रखेंगे। अगला आर्टिकल है जो महत्वपूर्ण है, देखेंगे 48 नंबर का। इसमें कहा जा रहा है कि कृषि एवं पशुपालन के आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना। कृषि को किस पे? कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों पर व्यवस्थित करना। अनुच्छेद 48 बात करता है इसके बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे 48 का ये क्या कह रहा है? ये जो 48 का ये कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करना, वन्य जीव और वनों की रक्षा करना, ठीक है। तो पर्यावरण से रिलेटेड 48 के बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 48 से पर्यावरण की सुरक्षा, जो हमें पॉइंट यहाँ बता रहे हैं ना, इतने आर्टिकल्स, यहीं से आपको प्रश्न दिखेंगे, चाहे आप टेस्ट सीरीज लगाइए, चाहे आपका ओरिजिनल एग्जाम में जाइए, फाइनल एग्जाम में जब अक्टूबर में होने वाला प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। इस वजह से इस चीज़ को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अनुच्छेद 49 की बात करेंगे, राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करना। ये आपको ऑप्शन बना के देता है, जब आपका मूल कर्तव्य कह के देता है कि निम्नलिखित में से आपका मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है, तो उसमें ये ऑप्शन डालता है, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व का ऐतिहासिक जो स्मारक है उसकी रक्षा करना आपका मूल कर्तव्य नहीं है। मतलब नहीं है कि इसका मतलब नहीं कि आप जाकर उसको नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। बात ये कही जा रही है कि जो DPSP में दिया हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर में है, ठीक। तो राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करना, ये आपका DPSP का अनुच्छेद 49 के अंतर्गत। दो और बहुत ही महत्वपूर्ण इसके आर्टिकल हैं, जिन्हें देखिएगा। अनुच्छेद 50, इसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण की बात की गई है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। और उसके बाद से क्या, अनुच्छेद 51, इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति से संबंधित ये है, ठीक है, आर्टिकल आपका 51। उसके बाद से एक इसमें इंपॉर्टेंट आता है 51 का ये, ठीक है। 51 क्या है, भाग 4A में आपका देखेंगे ये मूल कर्तव्य क्या है, ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन है 1976 में। यहाँ से हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे कि आपको मैं बताऊँ कि मूल कर्तव्य जो है किस आर्टिकल में 51 के किस पार्ट में है, तो चौथे के फर्स्ट पार्ट में है। उसके बाद से ध्यान देंगे कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर मूल कर्तव्य को लाया गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन है। किस ईयर में, ईयर को भी पूछा हुआ, तो 1976 वाला ईयर आप यहाँ पे डेट ध्यान रखिएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ से इतने सारे पॉइंट्स आपको वन्य जीव संरक्षण, पक्षी विहार, वन योजनाएँ करा दी, और इससे रिलेटेड जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे के सारे आपको कंप्लीट करा दिया है। क्लियर है। आप यहाँ से चैनल के माध्यम से देखें। सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे आपको दृष्टि की टॉप जो टेस्ट सीरीज है वो कराई जा रही है, यहाँ से आप कीजिए, नोट्स बनाइए, इसका रिवीजन कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे पर्यावरण को लेके इसी तरीके से हर एक सेगमेंट का आपको मिल जाएगा। ये पर्यावरण है, साइंस का मिल जाएगा, बाकी सबका मिल जाएगा। जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, जो हमने टॉपिक बताया, वो सारा टॉपिक्स आपको करा रखा है। एक बार आप चैनल को विजिट कीजिए, जाइए देखिए, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। अभी यहाँ देखिए साइंस का पूरा PYQ का एनालिसिस करा रखा है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगे आपके प्रीलिम्स के मार्क्स में। उत्तर प्रदेश विशेष की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश स्पेशल कंप्लीट आपको देख रहे हैं, चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे आपको चीज़ें ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए ये बताई जाती हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको उतना ही चीज़ बताए थे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और हमने आपके लिए यहाँ पे इतना किया है। तो ये इसलिए है कि ये आपको हेल्प करे कहीं ना कहीं। आप एक बार चैनल जाइए, ऐसे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में देखिए PCS की टेस्ट सीरीज, RO में टेस्ट सीरीज, ये दोनों टेस्ट सीरीज मैं तो कहूँगा इस दोनों को देखिए। ये टेस्ट सीरीज लगभग एक ही है, ठीक। करंट अफेयर के लिए पूरा मंथली करंट अफेयर आपको यहाँ मिल रहा है। यहाँ से मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर का आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंथली सारा करंट अफेयर है, इसको पढ़िए, और हैंड रिटन नोट्स आप PDF है टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बूस्टर सीरीज जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आप कीजिए, और इसका नोट्स या तो प्रिंट ले लीजिए या कुछ भी कीजिए, बट इसको कीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इतना सब अगर आप कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला है, ठीक है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये सेशन कैसा लगा, कोई आपका डाउट्स है या फिर अदर कोई चीज़ है, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।